नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही रिसर्च्ड और बहुत समय से जिसकी मैं तैयारी कर रहा था वो स्ट्रैटेजी जो कि है ETF प्लस ज्वेलरी शॉप। ये एक नई स्ट्रैटेजी है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी नई अप्रोचेस यूज करी हैं। ऑफ कोर्स प्रीवियस ज्ञान से, जो पहले का ज्ञान है, और अपने गुरुजी से प्रेरित होकर, महेश चंद्र कौशिक जी की बात कर रहा हूं मैं, गुरुजी, उनसे प्रेरित होकर मैंने काफ़ी कुछ जो सीखा है तो वो मैंने सारा नॉलेज इसमें झोंक दिया है। क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली बहुत कुछ बदला है। पहले मार्केट बुलिश था तो हम अलग तरह से अप्रोच कर रहे थे। अब मार्केट जब से बेयरिश हुआ है तो हमने अप्रोच थोड़ी चेंज करी है। मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करने की कोशिश करी है जो हमें बढ़ते हुए मार्केट में तो प्रॉफिट दे ही, लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है तो थोड़ी हमें स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, मतलब कुछ प्रॉफिट जनरेट होने चाहिए और हमारा कैपिटल रोटेशन होते रहना चाहिए और सेफ्टी बने रहनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि मार्केट डाउन होने पर हम मार्केट से आउट ही हो जाएं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपके साथ इसे शेयर करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन की इस स्ट्रैटेजी को, क्या है ये स्ट्रैटेजी, इसके बारे में आपसे डिटेल शेयर करूंगा, थ्योरी में समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स दिखाऊंगा। जैसा आप जानते हैं कि जो भी स्ट्रैटेजीज मैं बनाता हूं उन्हें मैं बैक टेस्ट करता हूं और आपके साथ उनके रिजल्ट्स शेयर करता हूं, ताकि आइडिया हो जाए कि ओके इस पीरियड में इस स्ट्रैटेजी से अगर हमने काम किया होता तो कैसे रिजल्ट्स आए होते, ताकि फ्यूचर के लिए हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ भाई इस तरह की एक्सपेक्टेशन इससे कर सकते हैं। वैसे तो शेयर मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा अनुमान तो लगा सकते हैं कि हाँ भाई इसने अभी तक ऐसा काम किया है तो फ्यूचर में इसके आसपास का काम करेगी। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो गूगल शीट जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग के लिए। तो वो गूगल शीट कैसे काम करती है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द ETF प्लस ज्वेलरी शॉप। तो क्या है ETF प्लस ज्वेलरी शॉप? इसमें दो तरह की शॉप्स होंगे हमारे पास। एक होगा इक्विटी ETF शॉप, जिसमें हम बाइंग करेंगे 52 वीक लो प्राइसेस के रेफरेंस के बेसिस पे। अगर आपने मेरा ETF शॉप 4.0 का वीडियो देखा है तो मैं उसी प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, जहां हमारे पास ETFs की एक लिस्ट होती है, उनका हम ये निकालते हैं कि करंट मार्केट प्राइस क्या है, उनका 52 वीक लो क्लोजिंग प्राइस क्या था, और उन दोनों के बीच में, करंट मार्केट प्राइस और 52 वीक लो क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस कितना है। जिसमें सबसे कम डिफरेंस होगा, यानी जो सबसे 52 वीक लो के पास होगा ETF, उसको हम खरीदने की प्रेफरेंस रखते हैं, उसे हम पहले खरीदते हैं। और ये सब हमारी गूगल शीट में ऑटोमेटिकली आता है, सारी कैलकुलेशन वगैरह गूगल शीट हमें करके देती है। तो हमें देखना होता है कि कौन सा ETF सबसे सस्ता है, उसे हम खरीदते हैं, उनकी रैंकिंग वगैरह होती है, वो सब मैं आपको शीट में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन ETF शॉप। इसमें होंगे इक्विटी ETFs प्लस इसमें होंगे दो ज्वेलरी ETF भी। ज्वेलरी का मतलब यहाँ पे है गोल्ड और सिल्वर बेस्ड ETF। तो मेजरली हमारी जो पहली शॉप है इक्विटी ETF शॉप, इसमें होगा बाइंग इक्विटी वाले ETF में, लेकिन कभी कभी इसमें ज्वेलरी में भी बाइंग होगा स्पेशल कंडीशन में। वो स्पेशल कंडीशन क्या है थोड़ा आगे आपको समझाऊंगा। दूसरी शॉप होगी हमारी ज्वेलरी ETFs इन PKP, यानी कि पैसों का पेड़ स्टाइल। इसमें हम दो ज्वेलरी के ETFs लेंगे, एक गोल्ड बेस्ड एक सिल्वर बेस्ड। तो मैंने जो शीट में लिए हैं वो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वाला गोल्ड बीज गोल्ड का ETF हो गया, और उसी तरह सिल्वर बीज सिल्वर का ETF। उनमें हम करेंगे पैसों का पेड़। क्यों? क्योंकि पैसों का पेड़ का जो स्टाइल है उसमें क्या होता है, हम इन्वेस्टेड रहते हैं हमेशा उस पर्टिकुलर ETF में जो हमने खरीद रखा है, उसमें से हम पूरी तरह एग्जिट नहीं करते। हम उसमें सिर्फ एग्जिट करते हैं प्रॉफिट पार्ट। जितना प्रॉफिट बनता रहता है हम प्रॉफिट वाला हिस्सा निकालते रहते हैं, बाकी का हिस्सा हमेशा मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है। और PKP स्टाइल में ये भी होता है, जो मैंने अपना PKP स्टाइल डिजाइन किया है, उसमें अगर मार्केट गिर रहा है, वो पर्टिकुलर ETF गिर रहा है, तो हम उसे और बाय करते हैं क्योंकि सस्ता बाय करने का मौका है, और फिर उससे उसका एवरेज प्राइस डाउन आ जाता है, और जब वो रिकवरी करता है तो फिर से हम प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें वो चलता रहेगा PKP में। तो वो होगा हमारा सेकेंड शॉप। तो दो शॉप का कॉम्बिनेशन है ये ETF प्लस ज्वेलरी शॉप। तो जो शॉप नंबर 1 है इक्विटी ETFs, उसमें हम एक दिन में मैक्सिमम 2 ETFs बाय करेंगे। गूगल शीट हमें बना के देगी पूरा कैलकुलेशन करके कि ये टॉप 2 ETFs हैं जो अपने 52 वीक लो क्लोजिंग के सबसे पास हैं, इन्हें आप बाय कर सकते हैं। देखिए शीट में एल्गोरिथम के बेस पे रिकमेंडेशन आएंगी, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन कोई नहीं है। आप चाहें तो अपने ETFs शीट में बदल सकते हैं, उसके हिसाब से आएगा। मैंने वो ETFs आपको दिए हैं हर एक अंडरलाइन से एक एक ETF उठा के, ताकि हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो। हम एक ही तरह के ETF में ज्यादा बाइंग ना करें, इसलिए वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैंने अलग अलग ETFs दिए हैं। आपको चाहिए तो आप ETFs रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो वो हो गया हमारा मेन इक्विटी ETF वाला बाइंग। ठीक है, उसमें साथ में दो ज्वेलरी ETF भी दिए हैं मैंने, लेकिन वो तभी बाय कंडीशन में आएंगे जब एक स्पेशल कंडीशन मीट होगी PKP में। वो आगे हम समझते हैं क्या होगा।
तो पहले समझते हैं शॉप नंबर 2 ज्वेलरी ईटीएफ की क्या है। तो हमारे पास होगा 2 पैसों के पेड़, एक होगा गोल्ड ईटीएफ में, गोल्ड बीज में जो की शीट में है, जिसको आप बदल सकते हैं आप चाहें तो किसी और ईटीएफ में कर सकते हैं गोल्ड बेस्ड, और दूसरा होगा सिल्वर में। अब मैंने ये क्यों पिक किया और गोल्ड और सिल्वर को पीकेपी स्टाइल में यहाँ पे क्यों किया, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ले जाना चाहूंगा कि रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखे और ये जो डाउन मार्केट आया है उसमें कुछ ऑब्जर्व किया कि हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से अपनी शॉप को मैनेज कर पाएं। तो आइए ये चार्ट देखते हैं और फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा कि मेरा ये ऐसा मानना क्यों है। और महेश सर ने बहुत पहले बताया था लेकिन उस तरह से हमने इसे इंप्लीमेंट नहीं किया, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, महेश सर से लिए ज्ञान के हिसाब से ये सब मिला जुला कर ये समझ में आया कि हमें पीकेपी स्टाइल में इनको करना चाहिए। तो पहले चार्ट देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू खोला है और उसमें मैंने निफ्टी 50 का इंडेक्स खोला है जो कि ब्लू लाइन है यहाँ पे, और जो रेड लाइन है वो है सिल्वर बीज, सिल्वर बेस्ड ईटीएफ जो है हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ, उसका खोला है। तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन में ट्रेडिंग व्यू में खोलते हैं, जहां स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है अराउंड 30 मई 2022 के आसपास से स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे पीछे मैं थोड़ा जाऊंगा तो वहां पे डेटा अवेलेबल ही नहीं है सिल्वर बीज का, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट वो चूज किया है। कोई भी ऐसा ईटीएफ मुझे मिला नहीं जिसका डेटा इससे पीछे अवेलेबल हो, इसलिए मैंने ये वाला चूज किया और इस पीरियड से ही हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, और जिससे अच्छा खासा हमें आइडिया मिल जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट 3 साल पुराना डेटा लेकर चल रहा है आज से। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ 0 है, मतलब उस दिन अगर किसी ने निफ्टी 50 खरीदा होता और सिल्वर बीज खरीदा होता तो उसकी जर्नी कैसे रहती। देखिए कहीं निफ्टी ऊपर जा रहा है, यहाँ निफ्टी ऊपर है तो सिल्वर बीज नीचे है, कुछ समय बाद दोनों बराबर आ गए, उसके बाद सिल्वर ऊपर चला गया, निफ्टी नीचे है, फिर सिल्वर नीचे निफ्टी ऊपर, तो ऐसे चलते 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 अभी रिसेंटली देखें तो सिल्वर यहाँ है और निफ्टी नीचे है, मतलब निफ्टी लगातार नीचे गिरा है जब से ये डाउनफॉल आया है सितंबर के एंड से, लेकिन सिल्वर थोड़ा गिरा था उसके बाद उठा है। तो एंड रिजल्ट अभी हम देखें तो सिल्वर बीज में 60.15% का प्रॉफिट फ्रॉम द स्टार्टिंग डे और निफ्टी 45.29% का प्रॉफिट, यानी कि सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता तो हमें निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट मिला होता। तो ये है सिल्वर और निफ्टी का कंपैरिजन। उसी तरह अब हम देख लेते हैं गोल्ड और निफ्टी का कंपैरिजन। सेम काइंड ऑफ चार्ट, इसमें डेटा वैसे पीछे का भी अवेलेबल है लेकिन मैंने सेम स्टार्टिंग पॉइंट से रखा है ताकि फेयर कंपैरिजन हो, सेम काइंड ऑफ कंपैरिजन हो। तो यहां पे भी आप देखेंगे कभी ब्लू लाइन निफ्टी के ऊपर है, कभी गोल्ड उसके नीचे है, तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। लेकिन एंड में देखें तो यहां पे जाके गोल्ड काफी ऊपर आ गया है और निफ्टी 45.29 है, लेकिन गोल्ड 66.33% है, यानी कि गोल्ड में भी अच्छे खासे रिटर्न्स बने हैं। और जबकि निफ्टी यहाँ पे डाउन जा रहा है, गोल्ड अभी भी ऊपर जा रहा है। तो यूजुअली बहुत समय हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जब जो इक्विटी मार्केट होती है वो नीचे जा रही होती है और गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहे होते हैं। मतलब एग्जैक्टली रिलेशन तो नहीं है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ये बहुत बार चलते हुए देखे जाते हैं। और इसीलिए महेश गुरुजी ने हमें कहा था कि हमें इस तरह का हेजिंग करना चाहिए। अब वो हेजिंग हमारे छोटे लेवल पे हो रही थी ईटीएफ शॉप में, लेकिन इसे बड़े लेवल पे ले जाना कितना फायदेमंद है वो हम देखेंगे अपनी बैक टेस्टिंग में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैंने डिजाइन की है, इसमें जो मैंने पैरामीटर्स वगैरह रखे हैं वो आपको समझा देता हूं, फिर आपको दिखाऊंगा बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स कि ऐसा किया होता तो हमारे पास किस तरह के रिजल्ट्स आए होते, किस तरह से हम गोल्ड और सिल्वर का ये जो मूवमेंट है इसका फायदा उठा पाए होते हुए। तो जो हमारी शॉप नंबर 2 है ज्वेलरी ईटीएफ की, जिसमें हम पीकेपी करेंगे, उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लमसम से, ठीक है। एक लमसम अमाउंट हम इन्वेस्ट कर देते हैं गोल्ड में भी और सिल्वर में भी डे 1 पर। बाकी डे 1 पर जो शॉप नंबर 1 है उसका तो रैंकिंग के हिसाब से अगर ईटीएफ कोई आता है तो हम बाय करते हैं, नहीं आता है तो हम नहीं बाय करते हैं, वो भी हम समझेंगे। लेकिन ये शॉप नंबर 2 में क्या होता है, हम लमसम बाय करते हैं। उसके बाद अगर वो ईटीएफ गिरता है तो हम उसमें बिड्स में बाय करते हैं, मतलब बाय इन डिप्स, बिट्स का फुल फॉर्म है कि नीचे गिर रहा है तो और बाय करो। और जब उसमें प्रॉफिट आता है तो हम उसमें से कुछ यूनिट सेल कर देते हैं, उतनी यूनिट्स जो कि प्रॉफिट पार्ट है। सपोज मैंने 1000 रुपीज का गोल्ड ईटीएफ खरीदा और उसमें 100 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है और मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे 100 रुपीज बुक करना है जब भी आए, तो वो 100 रुपीज के बराबर के यूनिट्स में सेल कर दूंगा और बाकी का 1000 रुपीज मेरा इन्वेस्टेड रहेगा। तो जब वो और 100 रुपए का प्रॉफिट बनाएगा मैं और विड्रॉ करूंगा। तो जब जब वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाएगा मेरे बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर, जो भी मैंने पैसा उसमें डाला है वो बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट बनेगा वो मैं विड्रॉ करते हुए चलता हूं। तो ये है पीकेपी स्टाइल, ठीक है। ये ज्वेलरी ईटीएफ पीकेपी में तो है ही, साथ ही जो हमारी इक्विटी वाली शॉप है उसमें भी 2 ज्वेलरी ईटीएफ दिए हुए हैं मैंने। उनमें तभी बाइंग आएगी जब हमारा पीकेपी का जो ट्री है, गोल्ड का पीकेपी ट्री है, ईटीएफ का 2 अलग अलग है गोल्ड और सिल्वर के,
गोल्ड का जब 3.14% कम हो जाएगा अपने एवरेज प्राइस से, तब शीट चेक करेगी कि ओके कौन सा वाला गोल्ड का ETF एलिजिबल है बाइंग करने के लिए कि नहीं। उसके लिए भी अलग कंडीशंस हैं जो कि ETF शॉप 4.0 में मैंने बताए थे, यहाँ भी बताऊंगा, ठीक है। उस कंडीशन के बेसिस पे वो बाय करने के लिए सजेस्ट करता है। ओके, तो ये हो गया मेन बाय, जो पहला बाय हमने किया। बाय एंड डिप्स को थोड़ा और समझ लेते हैं, क्या होता है बाय एंड डिप्स और कैसे कैसे हम दोनों शॉप्स में करेंगे। तो जो शॉप नंबर 1 है इक्विटी ETF वाली, उसमें जो इक्विटी ETF का पार्ट है उसमें हम बाय एंड डिप करेंगे। देखिए जब डिप आएगा तभी हम बाय करेंगे, यानी कि पहला बाय हम करेंगे जो हमने अमाउंट सेट किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस शीट में देखते हैं, तो दोस्तों ये है ETF एंड ज्वेलरी शॉप वाली इन्वेस्टमेंट शीट। तो हम कैपिटल लेके चले 5 लाख सपोज, उसको यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 40 पार्ट्स में, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक बार में हमें जो हमारी इक्विटी शॉप है उसमें कितना खरीदना है। तो यहाँ आ गया 12,500, ठीक है। तो जब भी हमें कोई बाइंग के लिए आएगा वो 12,500 के बाइंग अमाउंट के साथ आएगा। और उसी तरह ज्वेलरी में भी 12,500, जब वो जो 2 ज्वेलरी वाले ETF हमने इक्विटी शॉप में डाले हैं उनमें बाइंग आएगी तो ही ये वाला यूज होगा अमाउंट। ओके, तो हमने पहला बाय कर लिया उस अमाउंट से। उसके बाद जब डिप आता है उस ETF में जो भी हमने बाय किया, जब वो 5% गिर जाएगा, उसके बाद वो शीट चेक करेगी कि कोई न्यू बाय तो नहीं अवेलेबल है। अगर न्यू बाय मतलब एक नया ETF अवेलेबल हो बाय करने के लिए तो कोई बाय एंड डिप नहीं सजेस्ट होगा। लेकिन जब नया अवेलेबल नहीं है उसके बाद शीट चेक करेगी कि एग्जिस्टिंग में कौन कौन से 5% या उससे ज्यादा गिर गए हैं, और उसमें जो सबसे ज्यादा गिरा होगा वो एक ETF हमारे लिए बाय एंड डिप के लिए रेकमेंड कर देगी शीट की, इसे डिप में बाय कर लीजिए। उसी तरह ज्वेलरी वाले ETF में हम चेक करेंगे -3.14%, क्योंकि मैंने पूरा डेटा एनालिसिस किया कि गोल्ड और सिल्वर कितने रेंज में मूव करते हैं। ये जो और ETFs हैं वो ज्यादा रेंज में मूव करते हैं, इसलिए हमने बाय एंड डिप्स -5% रखा है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर उतने रेंज में नीचे नहीं गिरते हैं, इसलिए मैंने वहां -3.14% रखा है। यानी कि अपने लास्ट बाय प्राइस से जब वो -3.14% गिरेगा तो हम उसमें बाय एंड डिप करेंगे विद हाफ द अमाउंट। तो पहली बार में हमने जितना इन्वेस्ट किया उसका आधा अमाउंट से हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर एक और बिड उसी ETF में आता है, यानी कि वो पिछले प्राइस से और 5% गिर जाता है, तो हम वो और आधा अमाउंट डालेंगे जो पहली बार किया था उसका ही आधा। मतलब हर एक बिड में सेम अमाउंट रहेगा, लेकिन पहली बिड और सेकंड बिड में पहले बिड से हाफ अमाउंट, फिर वही हाफ अमाउंट, थर्ड बिड वही हाफ अमाउंट, फोर्थ बिड, इस तरह से चलता रहेगा हमारा बिड। तो एक दिन में सिर्फ मैक्स एक ही बिड होगी, मतलब एक ही बाय एंड डिप किया जाएगा, भले ही बहुत सारे ETF 5% से ज्यादा गिरे हुए क्यों ना हो। तो शीट ऑटोमेटिकली वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ETF हमें बताएगी कि किसमें बाय एंड डिप करना है, वो शीट में कोडिंग लगा रखी है मैंने। और शॉप नंबर 2 जो कि है हमारी PKP गोल्ड और सिल्वर में, उसमें कैसे होगा, जब नोशनल प्रॉफिट -3.14% होगा तो हम पहला बिड बाय एंड डिप करेंगे ₹X के साथ, ठीक है। ये ₹X शीट में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, उसे आप चाहें तो बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली शीट में कैलकुलेट होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे होता है और क्या फॉर्मूला है उसमें। तो हम उस अमाउंट से करेंगे। तो ये हो गया पहला बाय एंड डिप। अगर वो और गिर जाता है 6.28% अपने एवरेज प्राइस से, तो हम एक और बिड करेंगे, इस बार डबल अमाउंट कर देंगे। जो पिछली बार हमने पहले बिड में किया था उससे डबल अमाउंट होगा, 2x। और अगर वो और गिर जाता है -9.42%, तो हम 3x कर देंगे उसको। अगर वो और गिर जाता है तो 4x। इस तरह से इसके 3.14% के मल्टीपल्स में जैसे गिरता रहता है, हम अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमें जितना गिर रहा है उतना सस्ता खरीदने का मौका मिलते जा रहा है। इसलिए हम उस मौके को नहीं चूकते हैं, ताकि हमारा एवरेज प्राइस नीचे आए और रिकवरी जल्दी आए और हम प्रॉफिट जल्दी बना पाए, ठीक है। इसलिए हम बढ़ाते रहते हैं अमाउंट, क्योंकि देखिए कहते हैं जब मार्केट टॉप में चल रहा होता है हर कोई बाय करने के लिए रेडी होता है, उस वक्त सबको लगता है बुल ही रहेगा। लेकिन जब मार्केट गिरता है और सस्ता हो जाता है, तब लोग डर के मारे बाहर आ जाते हैं, अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं या फिर और पैसा इन्फ्यूज करने से डरते हैं। तो वो एक गलती है। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, जब जब मार्केट सस्ता हुआ है, जिसने भी इन्वेस्ट किया है उसने अच्छा पैसा बनाया है, प्रोवाइडेड कि आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे सेफ्टी ज्यादा है। अब किसी स्टॉक में करने में दिक्कत होती है क्योंकि उसके फंडामेंटल्स बिगड़ सकते हैं, ये वो, इसी वजह से मैंने यहां स्टॉक को शामिल भी नहीं करा है इस वाली स्ट्रेटजी में। इसमें सिर्फ और सिर्फ ETFs ही हैं। उसके बाद बारी आती है प्रॉफिट बुकिंग। हमने सीख लिया कि न्यू बाय कैसे करना है, हमने सीख लिया बाय एंड डिप कैसे करना है, अब बारी आती है प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है। तो जो हमारा शॉप नंबर 1 है उसमें अलग तरीके से है, शॉप नंबर 2 में अलग तरीके से है। 2 शॉप्स, 2 अलग अलग स्टाइल। तो शॉप नंबर 1 इक्विटी शॉप जो है उसमें फुल एग्जिट करेंगे, मतलब जितने भी आपने यूनिट्स किसी ETF के खरीदे होंगे वो पूरा का पूरा सेल करेंगे जिस भी दिन टारगेट मीट होगा। प्लस दूसरी कंडीशन है, जिस भी दिन
जो भी ETF आपका टारगेट में आता है उसका प्राइस पिछले दिन के कंपैरिजन में नीचे गिर रहा हो, क्योंकि जिस दिन सपोज उसका प्राइस 100 रुपीज था, अगले दिन 101, तो पिछले दिन से वो ऊपर है तो हम उसे नहीं बेचेंगे। अगले दिन वो 102 हो जाता है, अभी भी ऊपर है, हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि इस तरह से जब तक वो बढ़ रहा है हम उसे ट्रेल होते रहने देंगे। इसका इफेक्ट आप बैक टेस्टिंग शीट में देखेंगे कि कितना ऊपर तक हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला, क्योंकि स्पेशली जब बुल मार्केट होता है तो जो बढ़ रहा होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है हमारे डिजाइन्ड और या फिर प्री डिफाइंड टारगेट परसेंटेज से। तो ऐसे मौके को हम क्यों जाने दें, जहां पे ट्रेलिंग हम कर सकते हैं वहां पे हम ट्रेलिंग जरूर करेंगे। तो इस तरह से हम जब तक वो गिर नहीं जाता पिछले दिन के प्राइस से, सपोज 102 तक गया, अगले दिन 101 पे आ गया, तो हम बेच देंगे, क्योंकि पिछले दिन के कंपैरिजन में आज का प्राइस कम हो गया है। तो इसके लिए आप 3 बजे के बाद शीट यूज करेंगे तो बेस्ट यूज केस होगा, क्योंकि आपको उस वक्त ज्यादा आइडिया अच्छे से लग जाएगा कि पिछले दिन के कंपैरिजन में ये गिर रहा है या बढ़ा है, क्योंकि दिन भर में मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 3 बजे के बाद यूजुअली वो क्लोज प्राइस के पास आ जाता है और हमें आइडिया हो जाता है कि ऊपर गया है या नीचे गया, और हम अकॉर्डिंगली अपना बाय या सेल कर सकते हैं। और जो दूसरी शॉप है पीकेपी वाली, उसमें मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था कैसे करते हैं। जब उसमें प्रॉफिट पार्ट आता है, हम प्रॉफिट पार्ट निकाल लेते हैं, बाकी बेस इन्वेस्टेड अमाउंट रहने देते हैं। सपोज मैंने लमसम में 10,000 डाले, उसके बाद वो 5% बढ़ गया, यानी कि वो 10,500 हो गया, तो 500 का प्रॉफिट मैं निकाल लूंगा और बाकी के सिर्फ उतना यूनिट सेल करूंगा जिससे 500 का प्रॉफिट बुक हो जाए। बाकी का मेरा बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो मैंने अपनी पॉकेट से डाला, वो मैं नहीं निकालूंगा कभी भी। तो 10,000 मैंने डाला था, अब 10,000 ही बच गया क्योंकि 500 तो निकाल लिया, तो वो बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहां पे कहलाता है। तो जब हम वो 500 निकाल लेते हैं, शीट ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके हमारा एवरेज प्राइस बढ़ा देती है, ताकि जब अगली बार उस एवरेज प्राइस से ऊपर हमारा प्राइस जाएगा, करंट मार्केट प्राइस, तो ही हम प्रॉफिट बुक करेंगे। ये इस तरह से इमेजिन कीजिए कि कोई पेड़ है, उसमें जब फल आते हैं तो हम फल तोड़ते हैं, पेड़ को नहीं काटते, पेड़ को हम ग्रो होने देते हैं, और जब उसमें फल आते हैं तो फल तोड़ के खाइए। इसलिए इसका नाम पैसों का पेड़ है। महेश गुरुजी ने हमें ये बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी दी थी, तो इसका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और इसमें डायनेमिक टारगेट प्राइस रखे हैं। अगेन 4.0 जो ETF शॉप का वीडियो था उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। तो होता क्या है, जब हमारा कैपिटल शुरू में होता है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट हुआ तो हम अपना प्रॉफिट टारगेट ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि होल्डिंग पावर ज्यादा रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, हमारी होल्डिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल खत्म हो रहा है, तो हमें कैपिटल रोटेशन जल्दी से चाहिए ताकि कैपिटल बचा रहे। हमारे पास किसी भी हालत में कुछ ना कुछ कैपिटल बचा रहना चाहिए ताकि हम इन्वेस्टमेंट लगातार चालू रख सकें। हाँ, बहुत ज़्यादा मार्केट गिर गया तो ऑफकोर्स एक ना एक समय ऐसा आ भी सकता है कि हमारा कैपिटल पूरा खत्म हो जाए। उस वक्त हमें पेशेंटली वेट करना है प्रॉफिट बुकिंग का, ना कहीं से उधार लेके, ना कहीं से चोरी करके एक्स्ट्रा पैसे डालने हैं। बस जितना आप अपने मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है। जहां वो पैसा खत्म हो जाए, पेशेंटली वेट कीजिए। देखिए, शेयर मार्केट कोई गारंटीड जगह नहीं है कि इतने समय में इतना प्रॉफिट आएगा ही आएगा। वो स्कैमर्स लोग करते हैं कि 15 दिन में 15% प्रॉफिट, 1 महीने में करोड़पति, कुछ ऐसे करते रहते हैं स्कैमर्स, और फिर उसके बाद वो बैन वैन भी हो जाते हैं। बट यहाँ पे सिंपल जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आप एक्सपर्ट से भी सुनेंगे, मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो आप और एक्सपर्ट से सुनेंगे वो यही बताएंगे आपको कि एक्सपेक्टेशन सही रखिए अपनी शेयर मार्केट से, और जब वो नीचे गिरने लगे तो घबराइए नहीं, जब वो ऊपर जाने लगे तो बहुत सारा पैसा भी मत डाल दीजिए। टुकड़ों में पैसे को डिवाइड कर करके धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहिए, ताकि हमेशा हम इन्वेस्टेड रह सकें और हमारे पास कैपिटल भी बचा रहे हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए। हमेशा मतलब ये हमेशा भी नहीं है कि इतना अनलिमिटेड कैपिटल तो नहीं है, बट मोस्टली हमारे पास कैपिटल रहना चाहिए। तो उसके लिए डायनामिक है कि 70% से जब तक नीचे इन्वेस्टेड है तब तक हमारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा 6%। जब 70 to 80% के बीच में आ जाता है हमारा इन्वेस्टेड कैपिटल, तो प्रॉफिट टारगेट ऑटोमेटिकली शीट में चेंज हो जाता है 5% में। जब 80 to 90% के बीच में आ जाता है हमारा यूज्ड कैपिटल, मतलब हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया है, तो हो जाता है 4%। और जब 90% के पार चला जाता है तो शीट हमें रेकमेंड करने लगती है सेलिंग के लिए 3.14% पर। और जो हमारा ETF शॉप नंबर 1 में ज्वेलरी के जो ETF है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि उसमें मैंने कहा बहुत सारे मूवमेंट ज्यादा नहीं होते हैं। तो इसमें 6% की जगह 5% है पहला लेवल, दूसरे में 4% है, तीसरे में 3.5% और लास्ट लेवल सेम है 3.14%। तो ये हो गए हमारे प्रॉफिट बुकिंग। चलिए, अब हमने समझ ली कि स्ट्रैटेजी क्या है। अब आइए बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स देख लेते हैं कि इसने 1 जून 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक क्या रिजल्ट्स दिए। देखिए, सेबी नियमों के अनुसार मैं पिछले 3 महीने का ही प्राइस यूज कर सकता हूं या उससे पुराना प्राइस यूज कर सकता हूं
किसी भी रिजल्ट्स को दिखाने के लिए, इसलिए मैंने अक्टूबर के बाद के रिजल्ट्स यहाँ शामिल नहीं किए। लेकिन बैक टेस्टिंग में आप अपने हिसाब से आगे के रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं, पीछे के रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो आप ETF यूज कर रहे हैं बैक टेस्टिंग के लिए उनका डेटा अवेलेबल हो गूगल फाइनेंस में, क्योंकि उनका डेटा ही नहीं होगा तो आप बैक टेस्ट क्या करेंगे। तो मैंने जो लिया है वो उन ETFs को लिया है जो 1 जून 2023 में अवेलेबल थे। ओके, तो अभी जो ETF शॉप में मैंने ETF डाले हैं वो ज्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे ETFs अवेलेबल हो गए, उस वक्त कम थे, तो वो कम के साथ मैंने बैक टेस्टिंग की है जो भी अवेलेबल थे उस वक्त। और उस बैक टेस्टिंग में मैंने इंटरनेशनल ETFs भी रखे थे, जबकि जो हमारी शीट है जो मैं आपको दूंगा उसमें इंटरनेशनल ETFs मैंने हटा दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो इंटरनेशनल ETF शामिल कर सकते हैं, जैसे हैंग सेंग बीज है, मैस्पी टॉप है, नैस्डैक वाला ETF है, ये सब इंटरनेशनल है जो इंडिया के बाहर के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो मैंने बाय डिफॉल्ट हटाए हैं, क्योंकि एक तो उनमें कभी कभी अपर लिमिट हिट हो जाती है AMC लेवल पे, तो हम इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं कर पाते, प्लस कई बार उनका जो NAV होता है और उनका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होता है उनमें बहुत गैप होता है, 8%, 9%, 15%, तो उसकी वजह से भी मैंने ये पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों के छोड़ दिया है कि आप इंटरनेशनल ETFs में खुद करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो नहीं है वो मेरी शीट में जो आपको मिलेगी, लेकिन आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, वो प्रोविजन मैंने दे रखा है। तो आइए अब देखते हैं बैक टेस्टिंग के रिजल्ट, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो ये है बैक टेस्टिंग वाली शीट जिसे मैंने टेस्ट किया था 1 जून 2023 से लेके 31 अक्टूबर 2024 तक। तो इसमें जैसा हमें पता है कि एक होती है शॉप, इक्विटी शॉप, जिसके रिजल्ट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, जून में कोई प्रॉफिट नहीं आया था, जुलाई से प्रॉफिट स्टार्ट हुए और कितने कितने अमाउंट में आए हैं प्रॉफिट वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इंडिविजुअल शॉप के पूरे प्रॉफिट देखने हैं, आप सोल्ड शीट में जा सकते हैं। इस शीट का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा जो मेन शीट होगी उसमें। तो यहाँ सोल्ड शीट में आपको पूरा टेबल मिल जाएगा कि कितना कौन से मंथ में प्रॉफिट हुआ और परसेंटेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। उसी की समरी यहाँ मंथली परफॉर्मेंस में मैंने डाल रखी है। ठीक है, तो ये हो गया शॉप वाला। नेक्स्ट है PKPG, मतलब PKP जो गोल्ड में है, उसके क्या प्रॉफिट्स रहे, किस मंथ में कितना प्रॉफिट आया, कितना हमारा मैक्सिमम इन्वेस्ट हुआ अमाउंट, और PKP SKP सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स हैं। तो इन तीनों शॉप को कंबाइन करके हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, जून में तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, लेकिन जुलाई के बाद हर महीने प्रॉफिट हुआ है अक्टूबर 2024 तक। और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें, अप्रॉक्स एनुअलाइज परसेंटेज यहाँ पे गया है हमारा 32.92%। ओके, जो कि काफी अच्छा है मेरी नजर में, और ये 1 साल से ज्यादा का डेटा है। तो इससे ये मत मान लीजिएगा कि फ्यूचर में भी ऐसा ही आएगा, हो सकता है इससे बेहतर आए, ये सेम आए या इससे कम आए, तो ये कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर में भी ऐसा आएगा। लेकिन बैक टेस्टिंग आप खुद से भी करेंगे तो भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे बैक टेस्टिंग में मैंने खुद से कुछ नहीं ऐड किया है, जो भी शीट में आता है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद बैक टेस्टिंग खुद से कर सकते हैं अपने खुद के ETFs के साथ भी, और उनमें देख सकते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जो ETFs यूज करे हैं जिसमें इंटरनेशनल ETFs भी थे, उसमें ये रिजल्ट्स आए हैं हमें, प्लस गोल्ड और सिल्वर वाले रिटर्न्स भी इसमें शामिल हैं। ओके, तो ये गोल्ड और सिल्वर की वजह से काफी अच्छा बूस्ट मिल गया, क्योंकि जब मार्केट डाउन था तो भी हमारे अच्छे प्रॉफिट बन रहे थे। सिल्वर में खासकर काफी अच्छे उछाल आए इस पीरियड में, तो आप देख सकते हैं सिल्वर में अच्छा, PKP में अच्छा प्रॉफिट हुआ, गोल्ड में भी अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन कंपेयर बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर में ज्यादा अच्छा हुआ है। लेकिन हम दोनों को बराबर हिस्सा देते हैं अपनी शीट में। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिल्वर में हमने यहाँ ज्यादा देखा तो ज्यादा रख देंगे, हम शुरुआत यही मान के चलेंगे कि दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आएंगी, जो कि हमने ट्रेडिंग व्यू में भी देखा था, बहुत सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आई थी गोल्ड और सिल्वर में। तो वही मान के चलिए कि गोल्ड और सिल्वर में सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आएंगी, उसके लिए दोनों को बराबर हिस्सा हम एलोकेट करेंगे। जो लमसम हम स्टार्ट करेंगे, जो बिट्स हम सेट करेंगे, वो दोनों में सेम होंगे। और बैक टेस्टिंग के बाद अब आते हैं लाइव वाली शीट पे, जहां पे हमें खुद की इन्वेस्टमेंट ट्रैक करनी है, जहां पे सारा खेल होगा, जिसकी मदद से हम अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए अब उस शीट को समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये है वो शीट जिसका नाम है ETFs एंड ज्वेल शॉप बिड इन्वेस्टमेंट 16 फरवरी 2025। जब मैं रिलीज कर रहा हूँ इस शीट को, तो वो डेट मैं डाल देता हूँ जिस भी दिन लास्ट अपडेट हुआ होता है, शीट के टाइटल में आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगी स्ट्रैटेजी शीट, इसके सबसे टॉप में मैंने डिस्क्लेमर दिया है, दिस शीट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली एंड एनीवन यूजिंग इट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट्स और लॉसेज इनकर्ड। शेयर मार्केट का सीधा सा खेल है कि अगर हम अपने रिस्क पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट्स मिलेंगे वो भी हमारे हैं, लॉसेस होंगे तो वो भी हमारे हैं। तो वही डिस्क्लेमर मैंने आपको यहाँ पे दिया है। तो सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। दूसरा है, अगर आप ये शीट यूज कर रहे हैं, इसे एडिट करना है, तो एक बार आपने शीट परचेज कर ली, उसके बाद आप
मेक अ कॉपी करके इसको यूज कर सकते हैं। आज मैंने शीट को गूगल शीट ऐप में खोला है ताकि आपको मैं उसका एक्सपीरियंस भी दिखा सकूं कि अगर आप ऐप में यूज कर रहे हैं गूगल शीट ऐप में तो क्या एक्सपीरियंस होगा आपका, आपको किस तरह से शीट दिखेगी, कैसे कैसे यहाँ पे चीजें चलती हैं। ओके, क्रोम में तो मैं हमेशा आपको दिखाता ही हूं, तो क्रोम में थोड़े ज्यादा फीचर्स होते हैं लेकिन यहाँ लिमिटेड फीचर्स में भी सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। हाँ, ये मैं टैब में खोल रहा हूँ, टैब मेरा 11-12 इंचेस वाला है, तो फोन में नहीं खोला लेकिन फोन में भी आप इसे मैनेज कर सकते हैं। कन्वीनियंटली तो ये लैपटॉप में ही मैनेज होता है लेकिन यहाँ पे भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी शीट में आपको ओरिजिनल शीट्स लिंक मिल जाएगा, तो जब भी मैं शीट में कोई अपडेट करता हूं तो मेरी जो शीट होती है वो ओरिजिनल शीट है, वहां अपडेट्स होते हैं, तो उनको लेने के लिए आप यहां पे टैप करके इस शीट को खोल के उसकी कॉपी बना सकते हैं, तो सारे नए अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अपना डेटा ट्रांसफर पुरानी शीट से उस नई शीट में जो आपने कॉपी बनाई है वहां कर सकते हैं। और उस डेटा ट्रांसफर के लिए जो स्टेप्स हैं वो मैंने वीडियो यहाँ पे दे रखा है, हाउ टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम ओल्ड टू न्यू शीट। फिर मैंने आपको यहाँ पे दिया है मास्टर ETF शीट्स लिंक। मास्टर ETF शीट लिंक वो ETF शीट है जहाँ पे मैं नए नए ETFs ऐड करता रहता हूँ जैसे जैसे वो लॉन्च होते हैं, और फिर कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से वो ETF शॉर्ट लिस्ट होते हैं कि हम कौन से ETFs अपनी शॉप में यूज कर सकते हैं। और जो भी टॉप वाले टर्नओवर होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बिक वाली खरीदारी हो रही होती है वो ETFs ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाते हैं ताकि हम उनमें करें जो सबसे ज्यादा बिक वाली खरीदारी वाले ETFs हैं। फिर यहाँ पे बैक टेस्टिंग शीट का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको खुद की बैक टेस्टिंग करनी है, जो कि मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप कीजिए, तो ये वाले लिंक को आप खोलेंगे, उसकी कॉपी बनाइएगा और फिर आप उसे एडिट कर पाएंगे और बैक टेस्टिंग कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा ऑलरेडी बैक टेस्टेड रिजल्ट्स। तो जो मैंने अभी बैक टेस्टिंग आपको शीट दिखाई वो वाली शीट यहाँ से आपको मिल जाएगी। उसकी कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैंने जो टेस्टिंग करी है वो है। आप चाहें तो कॉपी बना सकते हैं, लेकिन अगर खुद की ब्लैंक से स्क्रैच से बैक टेस्टिंग करनी है तो वो आप ये वाली लेफ्ट हैंड साइड में जो बैक टेस्टिंग शीट आ रही है यहाँ पे, इसका इस्तेमाल करके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। और लास्ट में आपको दिखेगा क्लिक हियर टू वॉच द वीडियो टू नो हाउ टू सेलेक्ट द अदर बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर योरसेल्फ। तो मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, काफी सारी शीट्स बनाई हैं, तो आप कौन से अपने पैरामीटर्स के हिसाब से कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेंगी स्ट्रेटजीज, उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और बाकी स्ट्रेटजीज भी आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू दिस शीट, इसमें हमें फिर मिलता है शॉपिंग लिस्ट। तो जो मैं ETFs की बात कर रहा हूं जो मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं वो आपको यहाँ येलो में दिख जाएंगे, जिसका आपको दिखेगा कि NSE कोड यहाँ पे डाल रखा है और अंडरलाइंग एसेट दोनों येलो में है। तो ये मैनुअली हम डालते हैं। मैंने शीट में ऑलरेडी 54 ETFs डाले हुए हैं इक्विटी बेस्ड। अगर आपको इन्हें चेंज करना है तो आप यहां से इनके जो ETFs आपको रखने हैं वो रखिए, जो नहीं रखने वो डिलीट कर दीजिए। कोई और ETF डालना है तो वो आप उनका सही NSE कोड जो कि आप मास्टर ETF शीट से ले सकते हैं वहां से लेके यहां पे पेस्ट कर दीजिए और उसका अंडरलाइंग एसेट भी पेस्ट कर दीजिए और उसका डेटा फिर शीट कैलकुलेट करके उसे शामिल कर लेगी आपकी शॉप लिस्ट में। ठीक है, थोड़ा नीचे जाएं हम, तो मैंने कुछ खाली स्पेस भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है K और L कॉलम में, ताकि आप अपने एक्स्ट्रा ETFs, जैसे फ्यूचर में और ETFs लॉन्च होते हैं, ये लिस्ट बड़ी होती है, तो उसका ऑलरेडी प्रोविजन दिया है कि मैंने यहाँ तक, जहाँ ये येलो आ रहा है रो नंबर 96, यहाँ तक आप इक्विटी वाले ETFs ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है ज्वेलरी वाले ETF की। ये PKP वाली नहीं है, ये वो है जो इस वाली शॉप में परचेज होंगे जब वो PKP वाली कंडीशन मीट होगी कि PKP -3.14% से डाउन हो, तो ये रेकमेंड होते हैं बाय करने के लिए, और इनको हम पूरा का पूरा सेल करते हैं इस शॉप के हिसाब से। ठीक है, जैसे बाकी इक्विटी ETF को पूरा सेल करते हैं जब वो टारगेट मीट करते हैं, जब ये वाले गोल्ड और सिल्वर के ETF टारगेट मीट करेंगे इनको भी पूरा सेल करेंगे। बाकी जो PKP वाले चल रहे हैं वो अलग शीट में मैनेज होते हैं, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा इनका डेटा, करंट मार्केट प्राइस, 52 वीक करंट मार्केट प्राइस, 52 वीक लो क्लोजिंग प्राइस और डिस्टेंस ऑफ 52 वीक लो एंड CMP, ये सब कैलकुलेट होता है और यहाँ पे निकल के आते हैं उसके वैल्यूज, और फिर इस वैल्यू के हिसाब से ये होते हैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में दो तरह की शॉर्ट लिस्टिंग है, एक है न्यू बाय के लिए शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं और एक है बिड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं। बिड्स के लिए तभी होंगे जब वो बाय होंगे, तो उसके बाद उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है कि ये बाय हो रखे हैं, ये -5% गिर गया है तो उसे शॉर्ट लिस्ट करो। वो सारी शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में होती है। ओके, फिर आती है हमारी करंट होल्डिंग शीट। यहाँ पे हम वो ETFs का डेटा रखते हैं जो हम करंटली होल्ड कर रहे हैं, जिन्हें हमने बाय कर रखा है और होल्ड कर रहे हैं और अभी तक सेल नहीं किया है उनका। ठीक है, ये अभी तक मैं शॉप नंबर 1 वाले स्टाइल आपको बता रहा हूं कि क्या है शॉप नंबर 1, कैसे चलता है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा न्यू बाय के लिए ETF। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी ETF बाय के 2 हैं और ज्वेलरी ETF बाय के 2 हैं। ठीक है, यानी कि इक्विटी ETF बाय की बात करूं तो मैक्सिमम 2 ETF एक दिन में इनमें सजेस्ट होते हैं।
एक भी हो सकता है, एक से कम भी, जैसे अभी कोई नहीं आ रहा है क्योंकि कोई एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मैंने डेटा काफ़ी सारे यहाँ पे डाल भी दिया इस वजह से भी। प्लस इसमें जो दूसरी कंडीशन है बाइंग की, कि वो ये है कि ये जो डेली परसेंटेज चेंज है, यानी कि कल का क्लोज प्राइस और जो आज का क्लोज प्राइस है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब आज बढ़ा है तो प्लस में होगा ये डेली परसेंटेज चेंज, और अगर घटा है तो वो माइनस में होगा। बाइंग हमारी तभी हम करते हैं जब वो बढ़ रहा हो। अगर कोई ईटीएफ गिर रहा है, हमारी शीट बाइंग के लिए नहीं रेकमेंड करेगी। वो जब तक गिर रहा है नहीं रेकमेंड करेगी, जिस दिन बढ़ना शुरू होगा उसी दिन शीट रेकमेंड करेगी हमें बाइंग के लिए। ठीक है, वो फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ शॉपिंग लिस्ट में। लेकिन अगर आपको उस तरह से नहीं करना है तो यहाँ ये टॉप में आपको दिख रहा है बाय ओनली व्हेन द ईटीएफ स्टार्ट्स राइजिंग कंपेयर्ड टू लास्ट डे। इसको आपको यस से नो में कर देना है। उसके बाद ये कंडीशन चेक करना शीट बंद कर देगी कि जब ईटीएफ गिरने के बाद बढ़ना शुरू हुआ है तो ही बाय के लिए रेकमेंड करें। वो जैसे ही गिरेगा और 52 वीक लो के पास जो भी होगा वो यहाँ पे बाय के लिए रेकमेंड हो जाएगा, और वो कंडीशन चेक नहीं की जाएगी कि वो बढ़ता हुआ भी होना चाहिए। ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई है और पर्सनली मैं क्यों फॉलो करता हूं, क्योंकि देखिए जब मार्केट डाउन है और सब कुछ डाउन जा रहा है तो चीज़ें गिर रही हैं, तो वो लगातार बहुत दिनों तक गिरती रहती हैं। तो जब तक वो गिर रही हैं तो हम उन्हें बाय क्यों करें? हम बाय तब करेंगे जब वो उठना शुरू होंगी। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको येस वाली वैल्यू होगी तो वो रखना है। लेकिन कुछ लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस होती है, वो मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दे भी रखा है कि अगर आपको वो कंडीशन नहीं चाहिए तो आप नो कर दीजिए और शीट वो कंडीशन चेक नहीं करेगी। तो डेटा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डाला हुआ है, थोड़ा हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमें शीट में डेटा आएगा। और देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा है इस न्यू बाय वाले हिस्से में, क्योंकि सारे ETFs गिर ही रहे थे जो भी टॉप रैंक्ड ETFs थे। लेकिन अगर मैं इसे नो कर देता हूं तो देखिए ETFs आ गए, क्योंकि अब वो ये कंडीशन चेक नहीं कर रही है शीट की ETFs बढ़ते हुए होने चाहिए। अब वो सारे ETFs चेक कर रही है जो भी 52 वीक लो के सबसे पास है, उसको रैंक नंबर टॉप रैंक पे दिखा दे रही है मुझे और बाय करने के लिए आ रहा है। यहाँ पे तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा एक दिन में मैक्स 2 ही ETFs बाय करने हैं, तो करंट होल्डिंग में आपको टॉप 2 ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें बाय करने के लिए यहाँ शॉप टाइप से लेके यहाँ सजेस्टेड बाय तक हाईलाइट कीजिए और फिर इसे कॉपी कीजिए, और यहाँ पे रो नंबर A10 यहाँ पे पहला बाय हम रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ टैप करेंगे आप पे स्पेशल वैल्यूज ओनली। ठीक है, हमेशा पे स्पेशल वैल्यूज ओनली जरूर कीजिएगा, नहीं तो फॉर्मूलाज कॉपी हो जाएंगे अगर आप सिंपल पेस्ट कर देंगे और वो शीट डेटा ठीक से नहीं रिकॉर्ड करेगी। तो वैल्यूज ओनली करना है आपको। अब देखिए येलो वाले पोर्शन में मैंने वैल्यूज कॉपी पेस्ट करी, बाकी जो नॉन येलो है इन्वेस्टेड अमाउंट, टोटल क्वांटिटी, टोटल इन्वेस्टेड, ये सब ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गया क्योंकि मैंने फॉर्मूलाज लगा रखे हैं रो नंबर 9 में, जिसको मैंने हाइड किया है। आप यहाँ पे देखेंगे रो नंबर 8 है, उसके बाद सीधा रो नंबर 10 दिखता है, बीच की रो हिडन है। आप चाहे तो उसे अनहाइड कर सकते हैं अगर फॉर्मूलाज देखने हैं, लेकिन अनहाइड मत कीजिए। अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह में कोई चेंज नहीं करना है, आपको फॉर्मूलाज समझ में नहीं आते हैं, तो अनहाइड मत कीजिएगा। गलती से वो डिलीट हो गए तो शीट ठीक से काम नहीं करेगी। हाँ, बाय चांस कभी गलती से डिलीट हो गए तो सबसे पहला तो काम आपको ये करना है, ये अंडू बटन जो टॉप में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, गूगल शीट ऐप में यहाँ पे आता है, क्रोम में भी ऊपर कहीं वहीं आता है। तो अंडू बटन से जो भी आपने लास्ट एक्शन किया होगा वो हट जाता है। देखिए अभी मैंने कॉपी पेस्ट जो किया था वो नीचे से हट गया सिर्फ अंडू बटन दबाने से। तो कभी गलती से आपसे कुछ ऐसा डिलीट हो जाए जो नहीं आप डिलीट करना चाहते थे, आप अंडू करेंगे तो वो वापस पिछले स्टेप में चला जाएगा और वो वापस आ जाएगा जो आपने गलती से डिलीट कर दिया था। हाँ, आपने शीट को बंद कर दिया या सेव कर दिया, उसके बाद अंडू बटन नहीं काम करता है क्योंकि वो उसकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है कि लास्ट एक्शन कुछ नहीं हुआ था सेव करने के बाद। तो सेव जब तक नहीं किया तब तक ये अंडू बटन काम करेगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको रिकॉर्ड करना है कि हमने ये बाय कर लिया। उसके बाद जैसे ही ये बाय हुआ, आप देखिए अगले 2 रेकमेंड हो गए न्यू बाय में, लेकिन एक दिन में मैक्सिमम 2 ही मुझे बाय करने, तो मैं उन्हें इग्नोर कर दूंगा और अगले दिन चेक करूंगा कि बाय के लिए क्या रेकमेंड हो रहा है। तो ऐसे बाय करते करते जब मैं बहुत सारे बाय कर लूंगा और न्यू बाय के लिए कुछ नहीं अवेलेबल होगा, तब जाके ये वाला सेक्शन जो है बिड्स बाय, इट विल ओनली पॉपुलेट इफ न्यू बाय इज ब्लैंक। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला न्यू बाय जब ब्लैंक होगा, जब कोई न्यू बाय के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ही यहाँ पे एलिजिबल वाले पॉपुलेट होंगे। एलिजिबिलिटी क्या है? पहला तो है कि वो 5% से ज्यादा गिरे होने चाहिए अपने प्रीवियस बाय प्राइस से। सेकंड है, अगर बहुत सारे गिरे हुए हैं तो जो सबसे ज्यादा गिरा होगा, सपोज मैंने 10 ETFs खरीदे हैं, उसमें से 3 ETFs हैं जो 5% से ज्यादा गिरा, एक 5% गिरा, एक 6%, एक 8%, तो जो 8% वाला होगा वो यहाँ पे रेकमेंड हो जाएगा और शीट रेड कलर में आ जाएगा यहाँ हमारी लिस्ट में, और हम उसे बाय कर सकते हैं। उस जो भी आ रहा है, जैसे मोर डिफेंस का आता अगर,
तो मोर डिफेंस के नीचे एक रो इंसर्ट करके आपको वहां पे रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे क्लिक करूंगा और रो इंसर्ट अबव कर दिया, तो देखिए मोर डिफेंस के नीचे एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड करना है जो मैंने उसका बिड्स का बाय किया है। नीचे जाके कहीं दूर मत रिकॉर्ड कीजिएगा, एक जैसे ETF एक साथ ही रिकॉर्ड करने हैं। तो मोर डिफेंस का है तो एक नई रो इंसर्ट करके जस्ट उसके नीचे वहां पे रिकॉर्ड करना है। तो ये हो गया न्यू बाइंग और ये हो गया बिड्स कैसे होंगे। इसी तरह ज्वेलरी वाले होंगे, जब वो एलिजिबल होंगे बाइंग के लिए यहीं पे आ जाएंगे और आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बिड्स वाले भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और फिर शीट में कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो है 5 लाख, वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है हमारा कैपिटल मैनेजमेंट से। यहाँ पे आप ऐड करेंगे कि ओके मैं इतने कैपिटल, ओवरऑल कैपिटल से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ओवरऑल कैपिटल फिर पार्ट्स में डिवाइड होकर इन्वेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप टोटल 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ 5 लाख डालिए। अगर आप 3 लाख करना चाहते हैं यहाँ 3 लाख डालिए, यहाँ पे जहां 5 लाख लिखा हुआ है वहां 3 लाख। अगर आप फ्यूचर में और ऐड करना चाहते हैं, जैसे शुरू में आपने 5 लाख डाला, कुछ समय बाद आप और 2 लाख डालना चाहते हैं, उसकी नेक्स्ट रो में यहाँ डेट डालिए, यहाँ पे अमाउंट डालिए। शीट को पता चल जाएगा ओके अब आपका अमाउंट बढ़ गया है, तो वो जो पार्ट्स में डिवाइड करके जो अमाउंट आ रहा है जिसे हम पर बाय में इन्वेस्ट करते हैं वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ताकि हम बड़ा साइज बाय कर पाए। तो वो शीट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगी। और यही अमाउंट यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट A4 में आ जाता है कि 5 लाख रुपीज़ है। और जैसे जैसे हम प्रॉफिट्स बुक करते हैं अपनी शॉप नंबर 1 में और अपने PKPs में, वो प्रॉफिट्स भी ऐड हो जाते हैं यहाँ पे, ताकि हमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिले। हम अगला बाय जो करें वो और बड़े साइज से करें और बड़े अमाउंट से करें, तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट का फॉर्मूला लगा हुआ है कैपिटल मैनेजमेंट में। और फिर यहाँ इक्विटी के लिए पर बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ रहा है 12,500, जो कि 40 पार्ट्स में डिवाइड होकर आ रहा है। नीचे आप फॉर्मूला में देखेंगे यहाँ पे कि 40 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अगर आपको इसे बढ़ाना घटाना है, सिंपली यहाँ फॉर्मूला वाले पे क्लिक कीजिए और जहाँ 40 लिखा हुआ है उस फिगर को चेंज कर दीजिए, अमाउंट बढ़ या घट जाएगा। उसी तरह ज्वेलरी वाला भी 40 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हम जो बाय कर रहे हैं ये इक्विटी और ज्वेलरी में सेम अमाउंट से ही बाय कर रहे हैं। बैक टेस्टिंग भी मैंने सेम अमाउंट से ही करी थी। प्रॉफिट टारगेट ये डायनेमिक है। अगर आप नीचे फॉर्मूला बार में देखेंगे तो लंबा सा फॉर्मूला है। इसमें बेसिकली ये बताया है कि जब तक 70% कैपिटल या उससे कम कैपिटल यूज हुआ है तो 6% का टारगेट, जब 70 to 80% हो जाए तो 5% का टारगेट, जब 80 to 90% हो जाए तो 4% का टारगेट, और जब 90% से ऊपर कैपिटल यूज हो जाए तो 3.14% का टारगेट। ये पहले वाले का हो गया। उसी तरह दूसरा जो ज्वेलरी वाला है उसमें थोड़े से डिफरेंट फिगर्स हैं, लेकिन लंबा फॉर्मूला इसीलिए है। अगर आपको एक फिक्स नंबर रखना है कि हमेशा 6% ही हो रिस्पेक्टिव कि कितना कैपिटल यूज हुआ, फॉर्मूला डिलीट कर दीजिए और वहां पे मैनुअली टाइप कर दीजिए 6%, 7%, जो भी आपको रखना है वो मैनुअली टाइप कर दीजिए, शीट काम करेगी आराम से। फिर है बिड लेवल, कि हमारा जो इक्विटी शॉप है जब वो 5% गिरे तो बिड के लिए सजेस्ट करें, और ज्वेलरी शॉप है -3.14% गिरे तो बिड के लिए सजेस्ट करें। और बिड इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब पहली बार में हमने जो इतना इन्वेस्ट किया है उसका कितना % आप बिड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैंने इसे 50% के साथ सेट किया है और बैक टेस्टिंग भी 50% के साथ की थी। मतलब देखिए यहाँ पे पहली बार में 12,500 इन्वेस्ट हो रहा है तो इसका 50% बाय इन डिप के लिए सजेस्ट होगा, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। नेक्स्ट बिड लेवल -5% है और इसका बिड अमाउंट ये है। ठीक है, तो ये शीट को पता है कि इस पर्टिकुलर ETF में मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया था, 12,538 का। इसका 50% निकाल के यहाँ पे दे दिया गया है और उसके हिसाब से बिड सजेस्टेड क्वांटिटी आ रही है कि 106 क्वांटिटी परचेज करनी है जब भी बिड के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और जब भी कोई सेलिंग के लिए एलिजिबल होगा उसकी रोज ग्रीन हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि सेलिंग के लिए कैसे आएगा। तो सपोज इसे मैंने इतने पे ना बाय करके सस्ता बाय किया होता, सपोज मैंने मोर डिफेंस को 54 रुपीज पे बाय किया होता, तो वो देखिए अब उसका परसेंटेज कितना हो गया है, नोशनल प्रॉफिट 10.04%, यानी कि इसने अपने टारगेट प्राइस जो कि अभी 6% का टारगेट प्राइस है उसको पार कर लिया है, उसके बियॉन्ड चला गया, प्लस आज के दिन वो गिर रहा है। तो इसलिए शीट रेकमेंड कर रही है कि इसको हमें सेल कर देना है। ठीक है, तो सेलिंग के लिए जब कोई एलिजिबल होगा उसको कैसे हमें रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे हाईलाइट कीजिए, जो ग्रीन पोर्शन में आ रहा है उसे कॉपी कीजिए। ओके, यहाँ वैल्यूज ओनली कर दिया, सब कुछ यहाँ पेस्ट हो जाएगा जितना डेटा चाहिए हमें। और अगर सेल प्राइस कुछ और रहा जिस पे आपने सेल किया, ये तो CMP उसने नोट कर लिया है, लेकिन सेलिंग जब हम एक्चुअली ब्रोकर में करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पे आपको सेलिंग का एक्चुअल प्राइस नोट कर लेना, इसलिए मैंने येलो कलर की जगह थोड़ा अलग सा कलर दे दिया है सेल प्राइस का, कि यहाँ पे नोट करना है। बाकी फिर होल्डिंग डेज, प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट परसेंटेज, ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा। ब्रोकरेज अगेन येलो में है क्योंकि अलग अलग ब्रोकर्स अलग अलग चार्ज करते हैं, वो चेंज भी करते रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे
आपको मैनुअली दे रखा है कि जितना बाइंग प्लस सेलिंग और डीपी चार्जेस टोटल लगा है वो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। ब्रोकरेज यहाँ पे आपका ट्रैक होता रहेगा। इनकम टैक्स का मैंने फॉर्मूला लगा रखा है कि जो भी आपका प्रॉफिट अमाउंट है उसमें से ब्रोकरेज निकाल दीजिए, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उस पर 20% टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उस पर लगेगा 4% सेस। तो उसकी क्या वैल्यू आएगी वो यहाँ निकल के आ जाता है। और फिर प्रॉफिट वगैरह निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, फिर उसके बाद अगर आपको खुद को इंसेंटिव पे करना चाहते हैं, ये अगेन हमारे गुरुजी का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कोई शॉप चला रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ खर्चा पानी निकालते रहना चाहिए, उसे कहता हूं मैं इंसेंटिव। वो डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्टॉक्स भी डिविडेंड देते हैं, तो मैंने लैंग्वेज चेंज करके इंसेंटिव कर दिया इसको कि इंसेंटिव अगर आप खुद को देना चाहते हैं, यहाँ परसेंटेज सेट कर सकते हैं कि ओके मैं इतना परसेंट 10%, 20% इंसेंटिव खुद को दूंगा, तो वो यहाँ इस रो में, इस कॉलम में, यू में ट्रैक होता रहेगा। अभी मैंने 0% किया इसलिए 0 ट्रैक हो रहा है। उन सब को निकालने के बाद फाइनली जो अमाउंट बचता है, जो पहले हमने प्रॉफिट किया उसमें से ब्रोकरेज निकाल दिया, इनकम टैक्स निकाल दिया, इंसेंटिव निकाल दिया, सब कुछ माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो होता है हमारा ग्रोथ अमाउंट, जो कि कंपाउंडिंग के लिए हमारी शीट में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखिए 906 अभी तक हमने प्रॉफिट किया है, तो करंट होल्डिंग में जाएंगे। अब ये देखिए 5,906 हो गया है। और फिर जो हमारा नेक्स्ट पाई आ रहा है वो बढ़ के आ रहा है, क्योंकि अब जो 5,906 के 40 पार्ट्स किए जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ये वाला अमाउंट भी हमारा बढ़ता जाएगा और अगला प्रॉफिट और बड़ा होगा। तो इस तरह से कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमें मिलता रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ETF शॉप कैसे चलेगी। अब दूसरी शॉप नंबर 2 जो हमारा पार्ट है PKP गोल्ड और PKP सिल्वर, पैसों का पेड़। तो यहां देखिए आपको शीट में मैंने दिया है PKPG और PKPS, नीचे आपको दिख रहा होगा। तो PKPG में हूं मैं अभी। यहां येलो में आपको कोड डालना है जिसमें आपको गोल्ड वाला करना है। तो गोल्ड बीज मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम वाला ETF है गोल्ड का। ठीक है, तो गोल्ड बीज यहां डाल दिया, उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा। ये गूगल फाइनेंस के फॉर्मूला से पुल करता है, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा। ओके, और फिर यहाँ थोड़ा राइट हैंड साइड में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा लमसम अमाउंट की इंफॉर्मेशन, कि लमसम अमाउंट हमें कितना इन्वेस्ट करना है। तो जिस भी दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन हम लमसम करते हैं। तो ये लमसम अमाउंट कैलकुलेट हुआ है कैसे, इसको जो कैपिटल मैनेजमेंट में हमने शुरू में कैपिटल डिसाइड किया कि हम इतने से स्टार्ट कर रहे हैं पहले दिन, इस केस में 5 लाख था, उसको 33 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है मैंने। ठीक है, तो लमसम हो गया 15,152। ये एक ही बार में लमसम इतना जाएगा, पहली बार में जब आप पहले दिन बाय करेंगे उसके बाद लमसम का काम खत्म है, दोबारा से लमसम हम नहीं करते एज पर द स्ट्रेटजी। तो इस लमसम को इन्वेस्ट करने के लिए करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ये क्वांटिटी भी इसने मुझे बता दी है कि 210 मुझे क्वांटिटी खरीदनी है। तो इसे रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां जाऊंगा, डेट डालूंगा कि कौन सी डेट को मैं इसे कर रहा हूं। यहाँ पे डेट डाल दी मैंने, और उसके बाद कितने प्राइस पे मैं इसे बाय कर रहा हूँ। तो प्राइस देखिए, जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वही मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो वो था 72.22। ओके, कितने यूनिट्स यहाँ मुझे राइट हैंड साइड में इसने बता दिए थे कि लमसम के लिए मुझे 210 यूनिट्स बाय करने हैं, वो यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, और नेक्स्ट है बिड नंबर। तो बिड नंबर तभी डालना है जब हम बाय एंड डिप कर रहे हैं। ये मैंने लमसम किया है, बाय एंड डिप नहीं है तो छोड़ दूंगा, खाली रखना है मुझे बिड। अब शीट ने रिकॉर्ड कर लिया कि इन्वेस्टेड अमाउंट इतना है, टोटल होल्डिंग यूनिट्स मेरी इतनी हो गई, बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना हो गया। तो पीकेपी में बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कॉन्सेप्ट होता है कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया है लमसम प्लस बिड्स में जो भी सब मिला के इन्वेस्ट करते जाऊंगा वो मेरा बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, और ये कभी कम नहीं होगा। मैं प्रॉफिट विड्रॉल करूंगा तो भी ये कम नहीं होगा, ये फिक्स है। जितना मैंने मैक्स इन्वेस्ट कर दिया वो मेरा बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता जाता है। कि ये अज्यूम करते हैं हम इसमें कि जितना मैंने पॉकेट से डाला उससे ऊपर जब आएगा तो ही मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, उससे नीचे जब तक है मैं प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा। वो पैसों का पेड़, मैंने ये पेड़ लगा दिया, इसके फल जो आएंगे, जो प्रॉफिट आएंगे वो मैं विड्रॉ करते हुए चलूंगा। तो इसका एवरेज प्राइस यहाँ पे निकल के आ गया। और फिर जब मैं सेलिंग करूंगा उस दिन यूनिट सोल्ड डालनी है, वो अलग उसमें आएंगे। तो सपोज मैंने इसे सस्ता बाय किया होता कुछ समय पहले, जस्ट रैंडमली मैं डेट डाल देता हूं कि मैंने 1 जनवरी को इसे सपोज 60 रुपीज पे बाय किया होता, 60 रुपीज पे बाय किया होता। तो यहाँ टॉप में कैलकुलेट हो रहा है मेरी टोटल होल्डिंग यूनिट्स कितनी है, बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, करंट मार्केट वैल्यू ये निकलती है, जो भी अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है मल्टीप्लाई कीजिए अपने करंट होल्डिंग यूनिट्स के साथ, वो मेरी करंट वैल्यू हो गई है। क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया था 12,600, करंट वैल्यू हो गई 15,166। दैट मीन्स मेरे पास नोशनल प्रॉफिट है 2,566 रुपीज का। तो अब शीट में एक सेटिंग है यहाँ पे, मिनिमम अमाउंट फॉर प्रॉफिट बुकिंग और 1% ऑफ बेस अमाउंट। अब हम मिनिमम अमाउंट नहीं डिफाइन करेंगे, तो जिस भी दिन 1 रुपये भी आएगा, 2 रुपये आएगा,
तो ये शीट बोलने लग जाएगी ओके आपका प्रॉफिट आया, बुक करो। अब ऑब्वियसली 1-2 रुपए के लिए तो मैं बुकिंग नहीं करूंगा, तो हम एक अमाउंट सेट करते हैं कि ओके मिनिमम जब इतना अमाउंट आएगा तो मैं बुकिंग स्टार्ट करूंगा। और जैसे जैसे ट्री बड़ा होगा वो मिनिमम अमाउंट, जैसे 1 लाख रुपए का मेरा ट्री बन गया कुछ सालों बाद तक, तो मैं सिर्फ वो 500 रुपए का मिनिमम अमाउंट करूंगा तो काफी कम हो जाएगा, तो वो 1% पे लेकर चले जाते हैं। अब ट्री बड़ा जितना भी होता रहे, अब 10 लाख होगा तो उसका 1%, मेरा 1 करोड़ का ट्री हो गया तो उसका 1%, मेरा 10,000 का ट्री है तो 1% बहुत कम है, तो वो मिनिमम 500। तो जो भी हाइयर होता है दोनों में वो अमाउंट यहाँ पे सजेस्ट हो जाता है। ये फॉर्मूला में आप देखेंगे अंदर यहाँ नीचे देखिए 500 2 बार आ रहा है, तो मैंने यहाँ मिनिमम 500 का सेट किया है। आप चाहें तो इसे 1000 कर सकते हैं या उससे बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी है। 2 बार 500, दोनों फिगर्स को चेंज कर देना आपको, 1000 और 1000, ठीक है। बाकी कॉमा वॉमा उन सबको डिलीट नहीं करना है, सिर्फ जहां 500 है उसकी जगह 1000, 1200, 1500 जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन 500 ही है। जैसे ही ये 500 के बियॉन्ड जाएगा और बड़ा आपका ट्री हो जाएगा, 1% के वैल्यू लेने लगेगा ये, तो आपकी 1% बुकिंग होने लगेगी ऑटोमेटिकली, यहाँ पे वो सेट हो रखा है। तो जिस भी दिन इसे शीट को दिखेगा कि ओके नोशनल प्रॉफिट हमारा मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग से ऊपर चला गया, तो ये रेकमेंड करेगी सेल एलिजिबल यूनिट्स की कितने यूनिट्स मैं सेल कर सकता हूं। टारगेट सेल प्राइस और टारगेट सेल यूनिट्स क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले हम बुक कर लेते हैं जो प्रॉफिट एलिजिबल है। तो इसके लिए मैंने आसान करने के लिए कॉपी पेस्ट वाला मेथड दे दिया। थोड़ा राइट में जाएंगे आप, यहां आपको दिखेगा कॉपी फॉर सेल एंट्री, तो यहां से लेके यहां तक हाईलाइट कीजिए, इसे कॉपी कीजिए और फिर यहाँ पे आइए न्यू रो में, ठीक है। आपको हमेशा न्यू रो में नई एंट्री करनी है। लमसम एक रो में हुई, अगर बिड आया होता तो वो नेक्स्ट रो में होती, अब सेलिंग आ रही है वो नेक्स्ट रो में होगी। हर एक ट्रांजैक्शन एक नई रो में ऐड करनी है। तो यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे आप, पे स्पेशल वैल्यूज ओनली करना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली सेल डेट में सेल डेट आ गया, और जिस भी दिन हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं बिड नंबर 0 हो जाता है, तो हमारी बिड साइकिल रीसेट हो जाती है। यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, अब दोबारा से बिड नंबर 1 आएगा, बिड नंबर 2 आएगा। तो जब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई, जो भी लास्ट बिड है उसके हिसाब से शीट हमें बताएगी कि नेक्स्ट बाय एंड डिप कब करना है। और बाकी यहाँ पे कितनी होल्डिंग यूनिट बची हैं, क्योंकि मैंने 35 यूनिट्स आज बेच दी इतने प्राइस पे, इतना प्रॉफिट मेरा बुक हो गया। जो मैं विड्रॉ अमाउंट करता हूं इस वाले स्ट्रेटेजी में, उसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं पीकेपी स्टाइल में, ठीक है। ये प्रॉफिट बुक होने के बाद अब आप ऊपर देखेंगे बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा चेंज नहीं होता है। शीट में हम ये अज्यूम करके चलते हैं, स्ट्रेटजी में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो अमाउंट मैंने लगा दिया अभी तक मैक्सिमम, वो मेरा बेस इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा। और उसके हिसाब से मेरे पास यूनिट्स कितनी बची हैं वो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि 175 यूनिट्स बची हैं। उसके हिसाब से एवरेज प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया है, क्योंकि अब जब तक 72 के ऊपर नहीं जाता प्राइस, मेरे को शीट प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए नहीं बोलेगी। प्राइस ऊपर जाना चाहिए, प्लस जो मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग का अमाउंट है वहां तक जब तक नहीं पहुंचती, शीट नहीं बोलेगी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, ठीक है। तो जब आप पीकेपी को ट्रैक कर रहे हैं, ब्रोकर में ट्रैक नहीं कीजिएगा। एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो फिगर्स बदल जाएंगे, क्योंकि हम अलग मेंटालिटी, अलग मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। ब्रोकर में तो कन्वेंशनली वो ये चेक करेगा कब आपने पहले सेट ऑफ यूनिट्स खरीदे थे, उनमें से निकाल देगा यूनिट्स, आपका एवरेज प्राइस उस हिसाब से एडजस्ट कर देगा। तो वहां कुछ और खेल चल रहा है, यहाँ पे हम कुछ और कर रहे हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप मेरे पीकेपी के वीडियोस देख सकते हैं। और मैं ये क्यों प्रेफर करता हूँ, ये टैक्स एफिशिएंट है, ये हमें बाय एंड डिप्स का मौका देता है, हमें लगातार इन्वेस्टेड रखता है मार्केट में, बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए पीकेपी स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया है। ओके, तो मार्केट वैल्यू निकाल ली और करंट नोशनल प्रॉफिट अब सिर्फ 39 रह गया है, यानी कि अब हम बुकिंग नहीं कर सकते। ओके, तो अब ये जो है टारगेट सेल प्राइस, टारगेट सेल यूनिट्स, ये क्या बता रहे हैं मुझे कि अगर मैं जीटीटी ऑर्डर्स बनाना चाहता हूँ, एडवांस में मैं ऑर्डर लगाना चाहता हूँ अपने ब्रोकर में कि जिस दिन ये प्राइस आए इतनी यूनिट सेल कर देना, क्योंकि ये इस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा है कि अभी करंट मार्केट प्राइस से इस प्राइस को कितना और ऊपर जाना पड़ेगा जहां मैं 500 का प्रॉफिट बुक कर पाऊंगा, और उसके लिए मुझे कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेंगी, ठीक है। 500 या उससे थोड़ा कम ही बुक होगा, 500 से ज्यादा नहीं बुक होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन लगाई गई है। तो ये जीटीटी ऑर्डर बनाने के लिए है टारगेट सेल प्राइस। बाकी अभी एलिजिबल कितना है, अब देखिए मैंने सारा प्रॉफिट जो भी था वो बुक कर लिया, एलिजिबल 0 हो गया, अभी मैं कुछ बुक नहीं कर सकता। फ्यूचर में टारगेट प्राइस के हिसाब से मैं जीटीटी ऑर्डर की मदद से ऑटोमेटिकली बुक कर सकता हूं जिस भी दिन ये आए। ऑलराइट, और जिस दिन बिड आएगा उसकी इंफॉर्मेशन यहां आ जाएगी, आप यहां से कॉपी पेस्ट करके उसे वहां डाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैं थोड़ा सिनेरियो चेंज करता हूं यहां पे और आपको दिखाता हूं बिड वाला सिनेरियो।
ओके तो अब क्योंकि ये बिड के लिए एलिजिबल है, ये डिप हो गया है -19.76% और हमारा डिप क्राइटेरिया है कि -3.14% के नीचे जाए तो बिड आ जाता है। तो पहला बिड आ गया है और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि पहला बिड कहाँ पे है, ये येलो में है, ताकि अगर आप चाहें तो बढ़ा घटा सकते हैं इसको। पहले बिड के हिसाब से दूसरा बिड उसका डबल, तीसरा बिड उसका ट्रिपल, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से लगा हुआ है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। और बिड अमाउंट जो भी हमने लमसम किया था उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करके जो 6 पार्ट है उतना हमारा बिड अमाउंट रहता है, ठीक है। तो ये बिड अमाउंट है। तो शीट कैलकुलेट कर रही है कि नेक्स्ट बिड अब आ गया है, यहाँ पे बिड वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो आपको सिंपली यहाँ से उठा के कॉपी करना है और न्यू रो में पेस्ट कर देना है यहाँ पे और आपका बिड रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर शीट को पता होगा कि फर्स्ट बिड हो गया है, नेक्स्ट बिड 2 नंबर ऑटोमेटिकली शीट को पता चल जाएगा नेक्स्ट बिड है कब, नेक्स्ट बिड 2 है और कब वो करना है, उसका अमाउंट यहाँ आ जाएगा, उसका परचेस प्राइस कितने पे आना है वो, और परचेस क्वांटिटी। अगेन ये जो नेक्स्ट परचेस प्राइस और परचेस क्वांटिटी आ रही है, आप जीटीसी से एडवांस में भी ऑर्डर लगा सकते हैं कि जिस भी दिन इतना प्राइस आए इतनी क्वांटिटी परचेस कर लेना, वो आपका बिड भी ऑटोमेट हो जाएगा। तो ये जो पीकेपी वाला पार्ट है ये मोस्टली आप इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं अगर आपके ब्रोकर में जीटीटी वाली फैसिलिटी है। जीटीटी होता है गुड टिल ट्रिगर, जिसमें हम एडवांस में ऑर्डर लगा सकते हैं कि जिस भी दिन ये पर्टिकुलर प्राइस आए उस दिन ऑर्डर एक्सचेंज में भेज देना और इतनी क्वांटिटी बाय या सेल कर लेना। दो अलग अलग टाइप के जीटीटीज होते हैं, बाय का अलग होता है, सेल का अलग होता है। तो आप दोनों भी बना सकते हैं एक पेड़ के लिए कि जिस दिन नीचे वाला प्राइस आए तो बाय कर लेना, और एक अलग जीटीटी बनाया कि जिस दिन ऊपर वाला प्राइस आए इतनी क्वांटिटी सेल कर देना। ऑटोमेट होगा और जब भी हो बस रिकॉर्ड कर लेना अपनी शीट में आके। आपको डेट रिकॉर्ड करनी है, अगर बाय किया है तो बाय प्राइस और कितनी यूनिट्स बाय की हैं, अगर बिड किया है तो कौन सा बिड है, पहला बिड है तो 1 डालिए, दूसरा बिड है तो 2 डालिए, तीसरा बिड है तो 3 डालिए, वो वाले नंबर यहाँ पे आपको बिड में डालना है। अगर सेल किया है तो बाय सेल डेट में डेट डालनी है, बाकी ये बाय वाले अलग कॉलम्स खाली रहेंगे। बिड नंबर में 0 आएगा, जब भी सेलिंग करते हैं साइकिल रीसेट करने के लिए यहाँ बिड नंबर 0 डाल देना होता है। और कितनी यूनिट सेल करी हैं वो यूनिट सोल्ड में आएगा, किस प्राइस पे सेल करी वो यहाँ पे आएगा। और अगर कोई नोट्स रखने हैं जो ऑप्शनल हैं वो आप यहाँ नोट्स में डाल सकते हैं, इसका कोई कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपके अपने खुद के इंटरनल नोट्स हैं, आप चाहे तो रखें चाहे तो ना रखें। ऑलराइट, तो दोनों PKPG और PKPS बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। और आपकी पूरी शॉप का परफॉर्मेंस का डेटा यहाँ मंथली परफॉर्मेंस में आ जाएगा, किस में आपने कितना प्रॉफिट बुक किया, शॉप में क्या चल रहा है, PKP गोल्ड में क्या चल रहा है, PKP सिल्वर में क्या चल रहा है, और ओवरऑल क्या चल रहा है। अभी यहाँ मुझे थोड़े एरर दिख रहे हैं, ये मैं फिक्स कर दूंगा आपको शीट देने से पहले। तो दोस्तों ये है हमारा नया ETF शॉप प्लस ज्वेलरी शॉप, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा, और जिन लोगों को ये शीट परचेज करनी है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स तभी परचेज कीजिएगा जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। तो वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, एक बार समझ में आ गया तो सारे स्टेप्स रिपीट करने के लिए आप ये वीडियो यहाँ स्ट्रैटेजी शीट से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल दूंगा अपना वीडियो इस जगह पर, अभी ये खाली क्योंकि वीडियो तो बन ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा तो ताकि अगर आपको कभी रिवाइज करना हो, कभी रिफ्रेश करना हो अपना माइंड कि इस वीडियो में इस स्ट्रैटेजी में कैसे काम करते हैं, तो यहाँ से वो वीडियो खोल के देख सकते हैं। और फिर शीट आपको चाहिए तो आप जाके वहां से परचेज कर सकते हैं, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। मुझे पता है जो मेरे ट्रू फॉलोअर्स हैं वो ही यहाँ तक टिके होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है आपके दोस्तों के काम आएगा तो शेयर कीजिए, और आप ऑफ कोर्स अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में वो भी बताइए पसंद आया नहीं पसंद आया। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। नमस्कार।